Hello students, today we will discuss about polarimeters. This is last topic of your first unit optics second BSc second. So लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन स्टडी किया था। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं किसी सब्सटेंस से तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इमर्जेंट लाइट का सेम नहीं होता एज दैट ऑफ इंसिडेंट, कुछ ना कुछ एंगल से रोटेट होता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन। And the substances which shows these phenomena is known as optical active substances. So फ्रेस्नेल ने ऑप्टिकल रोटेशन को लेके अपनी जो थ्योरी दी थी वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन को हम एस से डिनोट करते हैं और अगर न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू हम देखें दैट इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय एल क्रॉस सी। स्पेसिफिक रोटेशन किसी भी सब्सटेंस की the specific rotation of a substance is the measure of its ability, that is its ability to rotate the plane of vibration of polarized light. कोई substance polarized light को किस extent तक रोटेट कर सकता है उसको जो मेज़र करता है, जो फैक्टर उसको मेज़र करता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसका फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? रोटेशन प्रोड्यूस्ड, जितनी रोटेशन प्रोड्यूस्ड हुई है जिस एंगल से उसको हम कहेंगे थीटा। एल है लेंथ है सॉल्यूशन की डेसीमीटर में एंड सी इज कंसंट्रेशन। सो एल इज इक्वल टू थीटा बाय एल क्रॉस सी। नाउ polarimeters, the instrument used to measure the angle of rotation of plane polarized light passed through optical active substances are called polarimeters. जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एंगल ऑफ रोटेशन को मेज़र करते हैं कि कितने एंगल से जो लाइट इमर्जेंट लाइट है वो रोटेट हुई है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? पोलैरीमीटर्स। The instrument used to measure the angle of rotation of plane polarized light passed through optically active substances are called polarimeters. Polarimeter can be used to measure the specific rotation of sugar solution. शुगर सॉल्यूशन की स्पेसिफिक रोटेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं एंड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. Such polarimeters, which are directly calibrated to read the percentage of cane sugar in a solution, are called scarimeters. Scarimeters आपने नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है, हमने सिर्फ polarimeters की बात करनी है। polarimeters वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन को मेज़र करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस ने कितने एंगल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया है। तो इसकी जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है वो इस टाइप से होती है। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एस है सोर्स ऑफ लाइट एंड एस इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। एल लेंस है, पी इज पोलराइजर एंड ए इज एनालाइजर। दो निकोल प्रिज्म्स का हमने यहाँ यूज़ किया है, पी पोलराइजर और ए एनालाइजर। पी पोलराइज करेगा, ए एनालाइज करेगा और इन दोनों को हम क्रॉस्ड पोजीशन में ले रहे हैं। क्रॉस मीन एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हम ले रहे हैं। यहाँ आप इसको अगर आपने इस साइड लिया है तो इसको आप इस साइड लोगे अगर आपने क्रॉस्ड पोजीशन में लिया है, बट यहाँ हमने इनको पैरेलल ले रखा है तो हमें यहाँ लाइट दिखेगी। अगर ये पैरेलल नहीं है, इस टाइप से और इस टाइप से हैं तो ये 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो हमें आउटपुट में कोई लाइट नहीं दिखेगी। तो यहाँ हमने
P polarizer, A analyzer, T is ट्यूब। टी के अंदर हम वो सब्सटेंस डालेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जिसकी रोटेशन को हमने मेज़र करना होगा। इस ट्यूब की शेप हम इस टाइप से लेंगे। यहाँ ये बजेस ले रहे हैं हम। क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि जब हम इसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं तो उसके अंदर कोई एयर बबल ना रह जाए। अगर एयर बबल है तो यहाँ पर इस साइड आ जाए, तो अंदर कोई भी एयर बबल कंटेन ना हो ट्यूब टी के अंदर। सो इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू निकोल प्रिज्म्स P and A mounted in brass tube placed some distance apart and capable of rotation about a common axis. H is a half shade device. H half shade device है। H का अभी रोल नहीं है, जब रोल आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। Which divide the field of polarized light emerging out of Nicol P into two parts generally of unequal brightness. T क्या है यहाँ पे? ग्लास ट्यूब है with round ends against which the plain glass plate are fitted contain the active solution. It is placed in between the two nicols as shown in figure. यहाँ देखिए T दो प्रिज्म्स के बीच में है, टू निकोल्स के बीच में है। S है सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यूजली ये सोडियम लैम्प हम ले रहे हैं। Light after passing through a narrow slit is rendered into a parallel beam by a convex lens. S क्या होगा? यहाँ से सोर्स से निकल कर लेंस पे फॉल होगी तो मेड टू फॉल अपॉन द पोलराइजिंग निकोल। उसके बाद पोलराइजर P पे फॉल होगी। यहाँ क्या होगा? लाइट क्या हो जाएगी? यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक पार्ट होगा ई रे एंड एक पार्ट होगा ओ रे। बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो ओ रे है वो क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी, और जो आगे लाइट जाएगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट जाएगी। After passing through P, the light becomes plane polarized with its vibration in its principal plane of the Nicol P. This polarized light, after passing through the half-shade device H and then through tube T containing the active solution, is made to fall on analyzing Nicol A. ये लाइट यहाँ से H से पास होती हुई, ट्यूब से पास होती हुई एनालाइजिंग निकोल A से पास होगी। तो इमर्जेंट लाइट को हम एक गैलीलियन टेलीस्कोप ई की हेल्प से देखेंगे, जो यहाँ से लाइट एनालाइजर से पास होगी। द एनालाइजिंग निकोल ए कैन बी रोटेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट्स रोटेशन कैन बी मेजर्ड ऑन अ सर्कुलर स्केल सी। ये जो सी है यहाँ पे ये स्केल है, तो यहाँ इस एनालाइजर को हम इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू रोटेट कर सकते हैं, और जितने एंगल से हम इस एनालाइजर को रोटेट करेंगे उस रोटेशन को हम यहाँ मेजर कर सकते हैं इस स्केल से। क्लियर है? नाउ वर्किंग। वर्किंग में हम क्या देखेंगे? हमने क्या किया, पहले हम ये सपोज करेंगे कि जो हाफ शेड डिवाइस है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी वर्किंग मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ कैसे होगा। यहाँ हमने पहले ये देखा कि यहाँ इस डायग्राम में आप ये सपोज करके चलो कि एक तो यहाँ हाफ शेड डिवाइस प्रेजेंट नहीं है, और अभी इस ट्यूब टी में हमने कोई सॉल्यूशन नहीं डाला है। ये ट्यूब टी क्या है? एम्प्टी है। तो हम क्या देखेंगे, जब लाइट यहाँ एस सोर्स से इस लेंस से पास आउट होगी तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये निकोल पी से पास होगी। यहाँ पे जो दो वेव्स हमारे पास आएंगी, दो लाइट वेव्स आएंगी, उनमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास आउट हो जाएगी और ऑर्डिनरी यहाँ एलिमिनेट हो जाएगी। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इस ट्यूब से पास होती हुई एनालाइजर पे फॉल करेगी। एनालाइजर से हमें यहाँ क्या दिखेगा? यहाँ से हमें गैलीलियन टेलीस्कोप से अगर एनालाइजर और पोलराइजर एक दूसरे के क्रॉस्ड पोजीशन पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो यहाँ हमें कोई लाइट नहीं दिखेगी। क्लियर है?
अब अगर एनालाइजर और पोलराइजर एक दूसरे के पैरेलल हैं, 0 डिग्री एंगल पे हैं, तो हमें यहाँ लाइट दिखेगी। हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस्ड पोजीशन पे लेंगे। जब हम पोलराइजर और एनालाइजर को क्रॉस्ड पोजीशन पे लेंगे तो यहाँ हमें नो लाइट, कोई लाइट नहीं दिखेगी। हम इस एनालाइजर की पोजीशन को इस स्केल से मेजर कर लेंगे। लेट दिस एंगल बी थीटा 1। तो हमने किया क्या, सिंपल, अभी हमने ना ही तो ट्यूब टी में कोई सॉल्यूशन डाला है और ना ही हमने एच हाफ शेड डिवाइस लगाया है। एस सोर्स है, वहाँ से लाइट लेंस पे फॉल हुई, लेंस से पोलराइजर पे फॉल हुई, पोलराइजर से जो प्लेन पोलराइज लाइट है ट्यूब से होती हुई एनालाइजर पे गई। अब एनालाइजर हमने 90 डिग्री के एंगल पे लिया है, तो क्या होगा, यहाँ हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो कम्प्लीटली डार्क होगा। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को नोट कर लेंगे, एनालाइजर किस एंगल पे है। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम थीटा 1 को नोट करने के बाद ट्यूब टी में सॉल्यूशन डाल देंगे, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस डाल देंगे, जिसकी रोटेशन को हमने कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, यहाँ से लाइट एल से एस से एल पे आएगी, एल से पी पे, पी से होते हुए प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे ट्यूब टी में जाएगी। ट्यूब टी में वो सॉल्यूशन है जो इस लाइट को रोटेट करेगा। तो यहाँ ट्यूब टी से जब लाइट बाहर आएगी तो वो कुछ एंगल पे रोटेट होगी। अब एनालाइजर वैसे 90 डिग्री के एंगल पे है। अगर ये लाइट पहले जैसे रोटेट नहीं हुई थी तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा था, कंप्लीटली डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा था। बट अब ये लाइट कुछ एंगल से रोटेट है तो हमें यहाँ क्या दिखाई देगा, कुछ ना कुछ लाइट दिखाई देगी। जो कि पहले डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ लाइट दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर इस एक्टिव सॉल्यूशन ने, ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन ने लाइट को कुछ एंगल पे रोटेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइट दिखाई दे रही है तो हम इस एनालाइजर को रोटेट करेंगे। एनालाइजर को इतना रोटेट करेंगे कि यहाँ जो लाइट दिखाई दे रही है वो दिखाई देना बंद हो जाए, फिर से हमारे पास डार्क व्यू आ जाए जैसे पहले था। तो जब हम एनालाइजर को रोटेट करते जाएंगे तो एक एंगल ऐसा आएगा जब यहाँ कम्प्लीटली डार्क हो जाएगा, लाइट दिखाई नहीं देगी। उस एंगल को हम मेजर कर लेंगे। लेट दिस एंगल बी थीटा 2। तो थीटा अगर हमने निकालना है तो थीटा 1 जो पहले एंगल निकाला था माइनस दिस एंगल थीटा 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। स्पेसिफिक रोटेशन इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। स्पेसिफिक रोटेशन होती है थीटा बाई एल क्रॉस सी। एल भी कंसंट्रेशन हमें सॉल्यूशन की पता है, लेंथ हमें पता है। क्लियर। तो ये है इसकी इजीली वर्किंग की, मतलब ये काम कैसे करता है। बट इसकी एक ड्रॉबैक थी। ड्रॉबैक इसकी ये थी, अभी हमने ये हाफ शेड डिवाइस नहीं लगाया था क्योंकि इन्वेंट नहीं हुआ था, जब ड्रॉबैक आई तभी ये इन्वेंट हुआ। इसकी ड्रॉबैक ये है कि जब हम थीटा 2 एंगल मेज़र करते हैं एनालाइजर को रोटेट करके, तो अगर हम मान लो इस एनालाइजर को 15 डिग्री एंगल पे रोटेट करते हैं तब भी हमें यहाँ डार्क पोर्शन दिखाई देता है। 20 डिग्री पे रोटेट करते हैं फिर भी यहाँ डार्क पोर्शन है। 30 पे रोटेट करते हैं फिर भी यहाँ डार्क पोर्शन है। तो हमें एक स्पेसिफिक एंगल नहीं मिलता जहां हमें पता लगे कि उसके बाद इसका जो डार्क पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाए, फिर से ब्राइटनेस आ जाए। ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम एनालाइजर को रोटेट करते जाते हैं तो कम्प्लीटली यहाँ डार्क पोर्शन ही हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। या आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे हम एनालाइजर को रोटेट करते हैं तो हमें ग्रेजुअली डार्कनेस मिलती है, एकदम से डार्कनेस नहीं मिलती। जैसे 15 डिग्री पे भी डार्कनेस ही है, 20 पे उससे बेटर है, 30 पे उससे बेटर है। तो एक एग्जैक्ट हमें एंगल थीटा 2 की वैल्यू नहीं मिलती। एग्जैक्ट एंगल थीटा 2 की वैल्यू नहीं मिलेगी तो एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी, और एग्जैक्ट स्पेसिफिक रोटेशन वी कांट डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस आया, लोरेंट हाफ शेड डिवाइस। इसमें हमने हाफ प्लेट का यूज़ किया।
हाफ प्लेट क्या करेगी, फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगी पाई का, और पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी लैम्डा बाय 2 का बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस। नाउ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एक हाफ शेड डिवाइस। तो हाफ शेड डिवाइस किस टाइप का होगा, इसमें ये इस टाइप का डायग्राम है। इसमें 2 सेमी सर्कुलर प्लेट्स होंगी। एक प्लेट है ए सी बी, इस टाइप से ए सी बी, और दूसरी जो सेमी सर्कुलर प्लेट होगी वो होगी ए डी बी, ए डी बी। इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को द जो प्लेट है ये वाली ए सी बी, ये तो हमारे पास क्वार्ट्ज की है, और जो ए डी बी है वो ग्लास प्लेट है। बोथ ग्लास एंड क्वार्ट्ज प्लेट्स आर सीमेंटेड अलोंग द डायमीटर ए बी। इन दोनों को जब हम सीमेंटेड करेंगे तो ये इस टाइप का बनेगा हमारे पास। ए सी बी इस साइड वाली क्वार्ट्ज प्लेट है और ए डी बी इस साइड वाली ग्लास प्लेट है हमारे पास। The thickness of the quartz plate is such that it introduces a phase difference of pi। ग्लास क्वार्ट्ज प्लेट जो हमने लिया है वो इस टाइप से लेंगे कि फेज डिफरेंस पाई का इंट्रोड्यूस हो और पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइब्रेशंस। तो अब हम इसकी वर्किंग को अगर हम समझे तो हम करेंगे क्या, लेट अस सपोज दैट प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द निकोल पी, जो हमारे पास पोलराइजर है, वो एक एंगल बना रहा है थीटा विद द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्वार्ट्ज प्लेट। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है निकोल पोलराइजर का वो पैरेलल है ओ पी के, ओ पी के पैरेलल है हमारे पास। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हम अगर हमारे पिछले डायग्राम की बात करें इसमें होगा क्या, यहाँ पर एक हाफ शेड डिवाइस यूज़ किया। यहाँ तो ये ऐसे लॉन्ग हमें शो हो रही है जैसे एक ट्यूब टाइप में, बट ये ऐसी नहीं होती है एक्चुअल में, ये इसी टाइप की होती है। सर्कुलर डिस्क होती है एक, जो दो सेमी सर्कुलर डिस्क से मिलकर बनी है, एक क्वार्ट्ज की है और एक क्या है, ग्लास प्लेट है। अब जब लाइट सोर्स एस से पास करेगी यहाँ से निकोल पी से, तो आ, किस पे फॉल होगी, फिर ये हाफ शेड प्लेट पे फॉल होगी। तो जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन की प्लेन पोलराइज लाइट की वो ओपी के अलोंग होगी। अब अगर ग्लास प्लेट से ये वाइब्रेशंस पास हो रही हैं तो ये इसी डायरेक्शन में पास हो जाएंगी, कोई डबल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो नहीं होगा क्योंकि ग्लास प्लेट डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल की तरह शो बिहेव नहीं करती। बट अगर इसके बाद ग्लास प्लेट से पास होने के बाद ये क्वार्ट्ज हाफ प्लेट से पास हो रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी दो कंपोनेंट्स में, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट। तो अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट हमारे पास बनेगा वो पैरेलल होगा। दो जो कंपोनेंट बनेंगे हमारे पास ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट हमारी ऑप्टिक एक्सिस ओ ए के पैरेलल होगा, ओ ए के पैरेलल होगा, और जो हमारे पास ऑर्डिनरी कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस होगा, दैट इज ओ डी होगा। बट अब यहाँ पर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेलोसिटी तो सेम हो नहीं सकती। ऑर्डिनरी कंपोनेंट ट्रेवल करेगा फास्ट देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जो ऑर्डिनरी कंपोनेंट है वो कितने फेज से आगे चलेगा, पाई फेज से आगे चलेगा। तो पाई फेज से आगे चलने की वजह से ऑर्डिनरी जो हमारे पास वेव है वो ओ डी की बजाय हमें ओ सी पे मिलेगी, क्योंकि पाई का फेज चेंज आ जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो यहीं रहेगी जो हमने उसकी डायरेक्शन बनाई है ओ ए की, बट ऑर्डिनरी की वैसे ये होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू पाई फेज चेंज आता है यहाँ पर, उस वजह से ये जो वेव है ऑर्डिनरी ये हमें यहाँ से आती हुई दिखाई देगी ओ सी से इंस्टेड ऑफ ओ डी। तो अब हमारे पास जो दो कंपोनेंट थे ओ ए एंड ओ ई, जो कि इंसिडेंट वाइब्रेशन ओ पी से आए थे, अब जो क्वार्ट्ज प्लेट से पास होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, ओ ए डैश एंड ओ एफ, क्योंकि ओ ए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला कंपोनेंट तो एज इट इज रहेगा,
ये जो ओ डी वाला कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, ओ सी, ड्यू टू फेस चेंज ऑफ पाई। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, अगर जो प्रिंसिपल प्लेन है एनालाइजिंग निकोल ए का वो पैरेलल होगा ओ पी के, देखिए ओ पी के पैरेलल होगा, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो ग्लास प्लेट से अनऑब्स्ट्रक्टेड पास हो जाएगी और क्वार्ट्ज प्लेट से ऑब्स्ट्रक्ट होके पास होगी। मतलब क्योंकि ओ पी के पैरेलल है तो पैरेलल वाला कंपोनेंट तो पास आउट इजीली हो जाता है, तो ग्लास प्लेट से अनऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स बिना रुकावट के पास हो जाएगी, बट क्वार्ट्ज प्लेट में कुछ उसको रुकावट आएगी। और अगर हम इससे अपोजिट बात करें, ऑन द अदर हैंड इफ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ए निकोल इज पैरेलल टू ओ क्यू, अब ये क्वार्ज वाली साइड का कंपोनेंट है, तो क्वार्ज वाली साइड से हमें अपीयर क्या होगा, ब्राइटनेस अपीयर होगी, लाइट पास हो जाएगी, बट ग्लास प्लेट में ऐसा नहीं होगा। अब अगर प्रिंसिपल प्लेन जो एनालाइजिंग निकोल का है वो पैरेलल है ए ओ बी के, इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, दोनों जो हाफ हैं विल अपीयर इक्वली ब्राइट। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन है, द वाइब्रेशंस ऑफ इमर्जिंग आउट ऑफ टू हाफ्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू प्रिंसिपल प्लेन ऑफ एनालाइजिंग निकोल्स, हेंस टू कंपोनेंट विल हैव इक्वल इंटेंसिटी। अगर इसके पैरेलल होगा, देखिए हमने स्टार्टिंग में बात की, अगर ओपी के पैरेलल है तो ग्लास प्लेट अब ब्राइट अपीयर होगी एज कंपैरिजन टू क्वार्ज, अगर ओ क्यू के पैरेलल है तो क्वार्ज प्लेट अपीयर ब्राइट होगी एज कंपैरिजन टू ग्लास। अगर ए ओ बी है तो ये हाफ ऑफ कंपोनेंट्स दोनों के हमें दिखाई देंगे, तो हाफ ऑफ ये दोनों हमें इक्वली ब्राइट मतलब दिखाई देंगी, हाफ हाफ दिखाई देंगी, मतलब इक्वल ब्राइटनेस होगी। अब अगर लास्ट केस हमारा क्या बनेगा, अगर लाइट सी ओ डी के पैरेलल है, सी ओ डी के पैरेलल है तो वो परपेंडिकुलर है ए ओ पी के, तो हमारे पास जो दो हाफ हैं इक्वली इंक्लाइंड कह सकते हैं आप, या हमारे पास इन दोनों ही केसेस में ब्राइटनेस नहीं आएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर वाला केस है, तो जो दोनों हाफ हैं इस केस में हम कह सकते हैं वो इक्वली डार्क बनेंगे। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है आपके पास, कब हमारे पास दोनों डार्क बनेंगे, कब हमारे पास हाफ ग्लास प्लेट डार्क होगी, कब हमारे पास क्वार्ट्ज प्लेट डार्क होगी। तो यहाँ हमें क्या पता लगा, अब इसमें डिफरेंस क्या था, चलो ठीक है इतना तो हमारा हो गया कि हमें इसमें क्वार्ट्ज प्लेट हमने यूज़ की, फेस डिफरेंस आया पाई का, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस हमें दिखी, कभी फुल दोनों प्लेट्स ब्राइट दिखी, कभी हाफ ब्राइट दिखी, ग्लास वाली ब्राइट दिखी, कभी क्वार्ट्ज वाली, कभी दोनों डार्क दिखी। अब इसमें और जो सिंपल हमने केस की बात की थी उन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ हमने ये कहा था कि एनालाइजर को अगर मैं रोटेट करती जाती हूँ, रोटेट होने के बाद कभी 15 डिग्री एंगल पे भी डार्कनेस आ रही है, 20 डिग्री पे भी, 25 पे भी, तो हमें थीटा टू एग्जैक्ट मेजर नहीं हो रहा, हम नहीं कर पा रहे। यहाँ क्या होगा, अगर मैं एक पोजीशन से एनालाइजर को हल्की सी भी रोटेशन देती हूँ, जैसे कि इस केस में दिखाया हुआ है, इस केस में यहाँ पे है ये लाइन, इस केस में इसको हल्का सा रोटेशन और दे रखा है, तो यहाँ देखिए फील्ड ऑफ व्यू में बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि हमें पता लग जाता है कि एग्जैक्ट एंगल थीटा टू क्या है। अगर हमें कंप्लीट डार्कनेस चाहिए तो हमें ये एक्सिस को इसी टाइप से इतनी ही रोटेशन देनी होगी, और अगर हमें इक्वल नहीं चाहिए ब्राइटनेस तो हमें इतने एंगल से रोटेशन देनी होगी। बट जो हमने फर्स्ट केस से विदाउट जो हाफ शेड डिवाइस यूज़ किया था उसमें हमें थीटा टू की वैल्यू एग्जैक्ट मेजर नहीं होती थी। यहाँ हल्की सी रोटेशन एनालाइजर को ज़्यादा दे दें तो हमारा जो हम केस स्टडी करना चाहते हैं उससे डिफरेंट केस आ जाएगा। तो इसका बेनिफिट यही था कि एनालाइजर के एग्जैक्ट रोटेशन हमें पता लग जाती है, थीटा टू जो एंगल है हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है। क्लियर। इसी के साथ एक और जो टाइप है इसका वो आया था, उसका नेम था बाई क्वार्ट्ज पोलैरीमीटर। बाई क्वार्ट्ज पोलैरीमीटर के नेम से ही शो हो रहा है, इसमें जो हमने प्लेट्स ली थी वो दोनों ही क्वार्ट्ज की ली थी। पिछले केस में हमने क्या स्टडी किया कि जो हमारे पास प्लेट है
एक क्वार्ट्ज की है सेमी सर्कुलर और एक ग्लास की है। बट इस केस में जो दोनों ही प्लेट्स हम लेंगे दोनों ही क्वार्ट्ज की लेंगे और दोनों को सीमेंटेड टुगेदर करेंगे अलोंग ए बी कहो आप इसको, या इस एक्सिस को कोई भी नाम दे सकते हो आप। A biquartz polarimeter is more sensitive than half-shade polarimeter used for finding the angle of rotation produced by optical active substance. The basic construction इसकी सेम है जैसे आपने हाफ शेड में पढ़ी है। बस डिफरेंस ये है कि हाफ शेड डिवाइस इज रिप्लेस्ड बाय बाइक्वार्ट्ज प्लेट एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट। ये उससे थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ हम एक तो दो क्वार्ट्ज प्लेट यूज़ कर रहे हैं और एक हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे वाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब वाइट लाइट हम यहाँ यूज़ करेंगे तो वाइट लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड होने की बजाय अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। 7 कलर्स आपको पता है, विबग्योर कलर्स बनेंगे हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, हम हल्की सी भी रोटेशन देंगे तो वो हमें कलर्स में चेंज दिखाई देगा, और जब हमें कलर्स में चेंज दिखाई देगा तो हम एंगल इजीली मेज़र कर सकते हैं कि किस एंगल पे हमें रोटेशन चाहिए और किस एंगल पे हमें रोटेशन नहीं चाहिए। यहाँ देखिए इसकी वर्किंग को हम स्टडी करेंगे। हमारे पास यहाँ है जो हमारे पास रोटेशन है थीटा, वो होती है स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। तो अगर आप विबग्योर की बात करो, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी रोटेशन उतनी ही कम होगी। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो रेड की जो रोटेशन है वो सबसे कम होगी। वॉयलेट की जो वेवलेंथ है कम होती है तो वॉयलेट की रोटेशन क्या है, ज़्यादा होगी। हमारे पास हमने ये दो यहाँ पे क्वार्ट्ज प्लेट्स ली हैं जिनको सीमेंटेड टुगेदर किया है। जब हम लाइट इसके ऊपर वाइट लाइट को फॉल करवाएंगे तो वाइट लाइट का के अंदर जो सभी कलर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे सेट हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। रेड कलर की ये है और विबग्योर की सबसे ज़्यादा रोटेशन होगी। तो जो येलो कलर की रोटेशन है वो 90 डिग्री पे ही शो होगी। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग द वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इसको हम कहते हैं रोटेटरी डिस्पर्शन। रोटेटरी डिस्पर्शन क्या हो जाएगा, जो ये फिनोमिना है स्प्लिटिंग ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट कलर। अब अगर प्रिंसिपल प्लेन एनालाइजिंग निकोल का पैरेलल लें हम ए ओ बी के अगर हम पैरेलल लें तो क्या हो जाएगा, येलो कलर विल बी क्वेंच्ड कह सकते हो आप, या कह सकते हो गायब हो जाएगा येलो कलर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अगर हम प्रिंसिपल प्लेन ये ले रहे हैं तो येलो कलर इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जो हमारे पास दोनों हाफ होंगे वो ग्रेश वॉयलेट कलर के दिखाई देंगे। ऐसे आप दिखा सकते हो जी वी ग्रेश और वॉयलेट कलर के दोनों हाफ हमें दिखाई देंगे। तो इसको हम कहते हैं टिंट ऑफ पैसेज या सेंसिटिव टिंट। टिंट ऑफ पैसेज आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। टिंट ऑफ पैसेज वो क्या हो जाएगा, जब हम जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उसको पैरेलल लेंगे ए और बी के, तो येलो कलर वहाँ से क्या हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो जो दोनों हाफ्स हैं वो ग्रेइश वॉयलेट कलर के दिखेंगे। इस फिनोमिना को हम कहते हैं टिंट ऑफ पैसेज या सेंसिटिव टिंट। अब हम अगर थोड़ी सी रोटेशन दें एनालाइजर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो लॉन्गर वेवलेंथ है दैट इज रेड कलर, वो हमें दिखाई देगी ग्रेटर एक्सटेंट में एज कंपेयर टू शॉर्टर वेवलेंथ। जो टिंट पैसेज हमारे पास टिंट ऑफ पैसेज आएगा, उसके बाद अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनालाइजर को रोटेशन दें तो हमारे पास रेड कलर ज़्यादा दिखाई देगा, रेड कलर यहाँ ज़्यादा शो हो जाएगा। और अगर हम इससे अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन दें तो हमारे पास वॉयलेट कलर ज़्यादा शो हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या पता लगता है कि जो एनालाइजर निकोल है उसको हम थोड़ा सा स्लाइटली रोटेट करें हमारी क्रिटिकल सेटिंग से, तो यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट चेंज इन दोनों हाफ्स में कलर्स का देखने को मिलता है।
तो यहाँ से हमें पता लगता है hence it is concluded that the position of tint of passage is sensitive। जो पोजीशन है टिंट ऑफ पैसेज की ये सेंसिटिव है और एक्यूरेट मेजर करने के काम आती है एंगल ऑफ रोटेशन को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के। तो हम बिल्कुल अगर एग्जैक्ट मेजर करना चाहते हैं तो टिंट ऑफ पैसेज सिचुएशन के बाद हल्की सी भी रोटेशन देते हैं तो हमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है इन दोनों हाफ्स में कलर्स के। तो इससे और भी ज़्यादा बेटर एक्यूरेट मेजर हम एंगल ऑफ रोटेशन की कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोलैरिमीटर्स। ये आपके लेंथी क्वेश्चंस में से एक है। तो आपको पोलैरिमीटर पता होना चाहिए क्या है, टाइप्स ऑफ इसकी सिंपल जनरल वर्किंग क्या है, ड्रॉबैक क्या थी, टाइप्स ऑफ पोलैरिमीटर क्या है, ये सब पता होना चाहिए। और अगर बाकी कोई प्रॉब्लम है तो वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। थैंक यू।